ये किसी भी देश का संविधान असल में है क्या? ये उस देश का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जी हाँ, वो बुनियादी ढांचा जिस पर पूरा देश चलता है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जब इस ऑपरेटिंग सिस्टम को समय के साथ अपडेट करने की जरूरत पड़ती है, तब क्या होता है? चलिए आज इसी दिलचस्प प्रक्रिया को समझते हैं, भारतीय संविधान के संदर्भ में। ये वो बुनियादी सवाल हैं जिसका सामना हर संविधान बनाने वाले को करना पड़ता है। क्या किसी देश के नियम पत्थर की लकीर होने चाहिए जिन्हें कभी बदला ही ना जा सके, या फिर उन्हें एक जिंदा दस्तावेज की तरह होना चाहिए जिसमें समय के साथ जरूरत के हिसाब से बदलाव करने की गुंजाइश हो? हमारे संविधान निर्माताओं ने इसका एक बड़ा ही अनूठा हल निकाला। उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो ना तो ब्रिटेन की तरह बहुत ज़्यादा लचीला हो, जहां कोई भी कानून बड़ी आसानी से बदल जाए, और ना ही अमेरिका की तरह इतना ज़्यादा कठोर कि बदलाव लाना ही लगभग नामुमकिन हो जाए। तो उन्होंने इन दोनों के बीच का एक बेहतरीन संतुलन बनाया, और इसी सोच के साथ हमारे संविधान को डिज़ाइन किया गया। एक ऐसा दस्तावेज जो मजबूत भी हो, स्थिर भी हो, और साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर खुद को बदल भी सके। मतलब एक ऐसा दस्तावेज जो समय के साथ सांस ले सके, विकसित हो सके, जिसे हम कहते हैं एक लिविंग डॉक्यूमेंट। तो इस पूरी प्रक्रिया की मास्टर की या कहिए रूल बुक क्या है? वो है आर्टिकल 368। ये संविधान का वो हिस्सा है जो हमारी संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और उस शक्ति को इस्तेमाल करने की पूरी प्रक्रिया दोनों ही देता है। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। ऐसा नहीं है कि संसद की यह शक्ति असीमित है कि वो जो चाहे बदल दे। बिल्कुल नहीं, इस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीमा लगाई गई है। और ये सीमा लगाई गई थी ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा। कोर्ट ने साफ किया, संसद संविधान को बदल तो सकती है, लेकिन उसकी आत्मा, उसके मूल ढांचे को नहीं छू सकती। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है जो हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और कानून के शासन की रक्षा करता है। तो सवाल ये है कि फिर संशोधन होता कैसे है? इसका कोई एक ही जवाब नहीं है। हकीकत में इसके लिए 3 अलग-अलग रास्ते बनाए गए हैं। इसे आसानी से समझने के लिए सोचिए कि 3 अलग-अलग तरह के ताले हैं और हर ताले को खोलने के लिए एक अलग चाबी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले और सबसे सीधे रास्ते से। इसे कहते हैं साधारण बहुमत से संशोधन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये सबसे आसान तरीका है जो कुछ खास तरह के बदलावों के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब बिल्कुल सीधा है। संसद के किसी भी सदन में जितने भी सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, अगर उनमें से 50% से ज़्यादा लोग किसी बदलाव के पक्ष में वोट कर दें तो वो पारित हो जाता है। ये प्रक्रिया लगभग वैसी ही है जैसे कोई आम कानून पास किया जाता है। अब इस तरीके का इस्तेमाल कहाँ होता है? आमतौर पर उन बदलावों के लिए जो ज़्यादा मौलिक नहीं होते, जैसे नए राज्य बनाना, नागरिकता से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव करना, या फिर संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते तय करना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे रास्ते की तरफ जो थोड़ा और सख्त है। यहाँ से चीज़ें थोड़ी और जटिल हो जाती हैं क्योंकि संविधान के ज़्यादातर महत्वपूर्ण संशोधन इसी प्रक्रिया से किए जाते हैं। इसका नाम है विशेष बहुमत, और जैसा कि नाम ही बता रहा है, ये साधारण बहुमत से कहीं ज़्यादा मुश्किल और सख्त प्रक्रिया है। इसमें 2 शर्तें हैं और दोनों का एक साथ पूरा होना बेहद ज़रूरी है। पहली शर्त, सदन की जो कुल सदस्यता है उसके 50% से ज़्यादा का समर्थन चाहिए, और दूसरी शर्त, उस दिन जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनका 2/3 बहुमत होना चाहिए। जब ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं तभी संशोधन पास होता है। अब ये प्रक्रिया इतनी सख्त क्यों है? क्योंकि इसका इस्तेमाल संविधान के सबसे जरूरी हिस्सों में बदलाव के लिए होता है। हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकारों की, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की। ये वो प्रावधान है जो हमारे देश के लिए और इसके नागरिकों के लिए बुनियादी हैं। और अब आते हैं तीसरे और सबसे मुश्किल रास्ते पर। इसे हम एक तरह का फेडरल लॉक भी कह सकते हैं। ये प्रक्रिया उन बदलावों के लिए है जो देश के संघीय ढांचे यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के संतुलन को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। तो इस ताले को खोलने के लिए क्या चाहिए? इसमें एक डबल लेयर सिक्योरिटी है। पहले तो संसद में विशेष बहुमत चाहिए, जो हमने अभी समझा, लेकिन उसके बाद देश की कम से कम 50% राज्य विधानसभाओं यानी आधे राज्यों की विधानसभाओं का भी अप्रूवल जरूरी है। ये एक तरह से इस बात को सुनिश्चित करता है कि केंद्र अकेले ही ऐसे बड़े फैसले न ले जिनका असर राज्यों पर पड़ता हो। यहाँ केंद्र और राज्य दोनों की सहमति जरूरी है। जब तक देश के कम से कम आधे राज्य इस पर अपनी मोहर नहीं लगा देते, तब तक वो संशोधन पूरा नहीं माना जाता।
और ये सबसे सुरक्षित प्रक्रिया किन चीजों के लिए रखी गई है? उन बड़े मुद्दों के लिए जो सीधे सीधे केंद्र और राज्यों के संबंधों से जुड़े हैं, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियां, या फिर केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। और हाँ, एक दिलचस्प बात, खुद आर्टिकल 368 यानी संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को अगर बदलना हो तो उसके लिए भी यही रास्ता अपनाना पड़ता